गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है एज फार एज योर नीट इज कंसर्न्ड वो मैं करवाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई लेंथ को मेजर करना अपने लिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स अपन हाथ भी नहीं लगाएंगे। और सर इसके एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये क्या है सर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, मैंने अभी तक कुछ चीजें छोड़ के रखी है और कुछ चीजें मैंने स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए बता के रखी हुई है, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जो भी सेल्फ चीजें हैं, ठीक है, जो भी सेल्फ पॉइंट आप लोगों को करना है, ठीक है, वो क्या है? जो रीड योरसेल्फ वाले टॉपिक हैं उसमें मैंने अभी 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के लिए छोड़ के रखे हुए हैं। पहला है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये फिजिकल वर्ल्ड में नीट के 35 साल के इतिहास में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये टॉपिक स्कूल लेवल के लिए इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, लेकिन नीट में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज ऑफ नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस। आप इसको खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इट इज लाइक स्टोरीज। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स कैसे होती है, कैसे फिजिक्स डेवलप हुई, कौन कौन से फोर्सेस होंगे, नेचर में कौन से फोर्सेस हैं, तो ये सब इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं। इनसे नीट का कोई वास्ता नहीं है। यहां पर कुछ चीजें और निकल के आएगी। ये है एरर्स, ठीक है। उसके बाद में आएगा सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। फिर आएगा इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी टेम्पररी होल्ड पर है। टेम्पररी होल्ड पर का मतलब होता है जो आपको करनी है। अब इसमें से मैं आगे कौन कौन सी करवाऊंगा, है ना, जो हम लोग करेंगे लेटर स्टेज पर, वी विल डू एट लेटर स्टेज। वो कौन सा पार्ट है जो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग लेटर स्टेज पे करेंगे। देखिए, हम लोग करने वाले हैं एरर्स, जो भी मैंने यहां छुड़वाया है ये मैं बाद में करवाऊंगा। फिर मैं करवाऊंगा सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स भी मैं करवाऊंगा। सिग्निफिकेंट नंबर्स जो मैंने यहां लिखा हुआ है वो मैं करवाऊंगा। तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा इंस्ट्रूमेंट्स। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो स्क्रू गेज, वर्नियर, किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो उसकी एक्यूरेसी हो, चाहे वो उसका प्रिसिशन हो, we will complete all this at the end of 11th class. At the end of 11th class syllabus, ठीक है, सिलेबस। तो 11th क्लास के सिलेबस के अंत में हम लोग इन सारी चीजों पर आएंगे। इसके अलावा जो बेसिक थ्योरी है वो आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। जो बेसिक थ्योरी है वो आपको खुद पढ़नी है। जहां तक आपका क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बेटा मैं उसको नहीं करवाने वाला हूं। जहां तक इस चीज का क्वेश्चन है कि सर फिजिकल वर्ल्ड, वो बेटा आपको खुद को करना है। सर एरर्स, वो मैं करवाऊंगा। सिग्निफिकेंट नंबर्स, वो मैं करवाऊंगा। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं करवाऊंगा, है ना। जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सब करवाऊंगा। मेरे सिलेबस में आपका एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं छूटेगा, अगर वो नीट के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है तो। देखिए, नीट के सिलेबस में 45 क्वेश्चंस आने हैं। 45 क्वेश्चंस में से मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस 11th पर बेस्ड होते हैं, 20 to 25। तो 20 से 25 सवाल 11th पर बेस्ड है, ठीक है, ये 11th पर बेस्ड है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य नहीं होगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी फिक्स है ना। मैं आपको फ्यूचर में वो डेटा भी शेयर करूंगा, अदरवाइज आपको कहीं से मिल भी जाएगा, नेट से मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा, किसी बुक के रेफरेंस से भी मिल जाएगा कि किस चैप्टर से ऑन एन एवरेज कितने टॉपिक्स आते हैं। तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स है। जिस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है और वो टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जिससे कोई टॉपिक नहीं पूछा गया है, और वो टॉपिक 11th क्लास के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं रीड योरसेल्फ की कैटेगरी में डाल दूंगा, ठीक है, जो आप खुद कर सकते हो। इसमें ज्यादा उलझने का कोई काम नहीं है।
ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो कौन सा एग्जांपल किया था, मुझे बता सकते हैं क्या? अच्छा, कौन सा होमवर्क दिया था बेटा? हाँ, अरे अरे वाह, तो हाँ आ गया, आंसर आ गया। तो P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K भी लिखते हैं और KB भी लिखते हैं, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या था? टेम्परेचर। तो अगर आप लोगों को याद दिलाऊं मैं, तो अल्फा इज अननोन, अल्फा इज अननोन, तो अल्फा तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि अल्फा नोन है या अननोन है, कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, जेड क्या था? जेड वाज डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशंस के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो हो जाता है ये था मेरे पास में टेम्परेचर। ठीक है बेटा जी, ये हो गया टेम्परेचर। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा अच्छा पी कौन है, तो पी है प्रेशर। ठीक है, पी है प्रेशर, और पूछा क्या गया है भाई? बीटा की डायमेंशन पूछी गई है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है, अब हम जब यहां सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे एक एक करके सबकी डायमेंशंस बताओ कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे बताओ प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, क्या वो? ठीक है ना, अब मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूं। अच्छा ये बताइए टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है, तो टेम्परेचर को हम लोग किससे लिखते हैं? थीटा 1 से लिखते हैं, है ना, थीटा इज द सिंपल दैट वी आर यूजिंग, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा अब ये बताओ z डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या ये L1 होगा क्या? तो ये हो गया मेरे पास में L1, दिस इज L की पावर 1। तो अब कौन बच गया? अब बच गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ क्या हो सकता है? M1 L2 T minus 2, कौन -1? थीटा -1। अच्छा कंफर्म कर लिया आप लोगों ने सभी है? ओके, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूंगा बेटा जी, क्या आपको ये पता है कि ये जो कहानी है क्या ये नंबर होना चाहिए? हाँ, और ये डायमेंशन लेस भी होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा इसके लिए आप कल का लेक्चर वापस रेफर करिए, कल हम लोगों ने इस पर खूब मगजमारी की। ठीक है, तो हम लोगों को अब ये पता है कि भैया ई क्योंकि नंबर है तो खोपड़ी पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ सकती है, तो ये भी नंबर ही होना चाहिए। अगर ये नंबर होना चाहिए तो क्या यहां से ये पता चला कि अल्फा जेड अपॉन के इंटू टी की जो कंबाइंड डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब ऊपर वाले की डायमेंशन और नीचे वाले की डायमेंशन क्या हो जाए? सेम, यानी कि अल्फा इंटू जेड की डायमेंशन हैज टू बी इक्वल टू के इंटू टी की डायमेंशन। तो यहां से पता चल गया कि अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो होगी के इंटू टी डिवाइडेड बाई जेड की डायमेंशन के। ठीक है, तो के की वैल्यू रखो, के की वैल्यू रखा बेटा m1 L2 t -2 थीटा -1 इंटू थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1। क्या आ गया जरा देखो, ये आ गया मेरे पास में m1 L1 t -2। अरे बाप रे, ये तो फोर्स जैसा लग रहा है ना, ये तो फोर्स जैसा लग रहा है। अच्छा ये पूरा काम जो है ये अपन एक और तरीके से कर सकते थे, मैं उसको कहता हूं इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो जो मैंने पीडीएफ आपको पहले सेंड किया था बचपन में जब आप एलकेजी में थे, याद करो, है ना, किया था कि नहीं किया था? तो वो जो पीडीएफ था उस पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ या इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट दिया होगा। इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं सिर्फ यहां इसका नाम लिख रहा हूं, मैं इसको बताने नहीं वाला हूं। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोगों ने किया है वो ये किया है कि अगर आपको के की डायमेंशन पता है तो आप इस इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के बगैर भी काम कर सकते हो।
दैट मीन्स यू डोंट रिक्वायर दिस, ठीक है। तो इसको एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं, वो है इक्विपोटेंशियल लॉ ऑफ एनर्जी। क्या होता है वो वहां से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो चिंता नहीं करना, क्योंकि एक मेथड तो हमने इससे उसके बिना कर ही लिया। ओके, अल्फा अब फोर्स पता चल गया। अब मुझे बेटा जी ये बताओ, अगर अल्फा फोर्स है तो मेरे पास में अब बीटा कैसे निकालोगे? चलो इधर देखो। अल्फा अपॉन बी। हाँ, अब देखो मुझे ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा अब्बा जब्बा डब्बा, ये वाला डब्बा भी कोई नंबर होगा क्या? यस सर। अच्छा, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो मेरे पास में बचा ये वाला हिस्सा, ठीक है। यानी क्या P की डायमेंशन अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन के बराबर होगी? यस। तो हेंस वी फाइंड दैट व्हाट डू वी फाइंड दैट भैया P की डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय बीटा की डायमेंशन, ठीक है। तो मुझे तो बीटा निकालना था। बीटा कितना होता है? ये होता है अल्फा डिवाइडेड बाय P। अल्फा बोले तो m1 L1 T माइनस 2, और प्रेशर ये रहा, तो ये लिखा हुआ है m1 L ओहो मिस्टेक कर दिया ना, L कितना है? -1 T माइनस 2। देखो जरा क्या ये L2 आता है? तो ये हो गया एरिया। L2 किसकी डायमेंशन होती है? एरिया की। एंड दिस इज द आंसर। और वैसे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अल्फा फोर्स है और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अल्फा तो फोर्स है और ये प्रेशर है, तो बीटा कौन होना चाहिए? एरिया, है ना। बीटा एरिया होना चाहिए, तभी मेरे पास में आएगा। देखो जरा, सब कुछ समझ में आया कौन सी चीज कैसे कहां पे? राइट, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ बीटा इज गिवन एस ma upon k x into root of 1 plus k upon ma, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है। दैट वॉज के एक्स डिवाइडेड बाई एम ए, ठीक है। और यहां मैंने लिखा था एम ए बाई के। ऐसा करने से आपके नोट्स और उनके नोट सेम हो जाएंगे, अदरवाइज ये वाला रिवर्स में मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। अब मुझे जो एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा वो ये दे रखा है, इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब क्या करूं बताओ, क्या हो सकता है? 1 equals to m upon k हो जाएगा। हाँ, कैसे हो गया बताओ? ठीक है, यस। सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पर पहले मैं जो गिवन इक्वेशन है वो एक बार वापस लिख लेता हूं, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई एम ए। अच्छा, यहां एक चीज गिवन है आपको। क्या गिवन है आपको? एक गिवन है कि एम इज मास, एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन, और x जो है ये है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिस्प्लेसमेंट। आ गया? क्या आया? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट है बेटा। आप लोग फास्ट हो, मतलब कैलकुलेशंस आप लोग जल्दी कर लेते हो। तो ये मुझे दे रखा है एम ए बाई के। देखो मैंने तो अभी तक सवाल भी मैंने नहीं लिखा है ठीक है। अब बेटा देखो, सबसे पहले रूट के अंदर इस वाले टर्म पे फोकस करो। तो रूट के अंदर क्या आपको कहीं प्लस दिखा? आया ना? यस। तो अगर प्लस दिख गया तो प्लस से आपको क्या याद आया? क्या POH याद आया क्या? बेटा क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली टर्म का डायमेंशन और इस वाली टर्म का डायमेंशन सेम होगा? यस और नो? ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। चलो, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मेरे पास में कहीं प्लस आ जाए कहीं माइनस आ जाए, वो प्लस या माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, आ गया, है ना। तो यहां प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया जा सकता है। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, खैर ये काफी लाइट हो रहा है। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया? देखो
क्या ये 1 जो है ये नंबर है मेरे पास में? इज इट नंबर? यस सर। यस। तो अब आप मुझे बताओ, नंबर में कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो क्या? नो सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं 4 में 3 सेकंड ऐड करो, आंसर क्या आएगा? टाइम आएगा कि नंबर आएगा? तो ऐड नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। इसका मतलब नंबर में नंबर को ही ऐड कर सकते हैं। फिजिक्स में आप ये ध्यान रखें, फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसमें वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। टाइम में टाइम ही ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, और नंबर में नंबर ही ऐड होगा। अगर ये 1 नंबर है तो ma/k को भी क्या होना पड़ेगा? नंबर होना पड़ेगा। अगर ये नंबर होना पड़ेगा तो सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट जो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले दिया था कि भैया ma/k इज नंबर, और अगर ma/k नंबर है दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ma की डायमेंशन इज इक्वल टू k की डायमेंशन। क्या ये समझ में आया? राइट। तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो मैंने ये ब्लू कलर का डब्बा यहां बनाया, ये वाला, क्या ये रूट के अंदर एक नंबर प्लस अनदर नंबर लिखा हुआ? इज इट नंबर प्लस नंबर? यस सर। क्योंकि 1 इज नंबर और आपने कहा कि ma/k इज ऑल्सो नंबर, तो नंबर में नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर। तो रूट के अंदर ये पूरा मसाला कौन है? नंबर। और नंबर का रूट भी क्या होता है? नंबर। तो ये जो चीज है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। दिस होल रूट के अंदर का मामला हैज टू बी अ नंबर। यस और नो? यस। अगर ये नंबर है तो रूट सहित 1 प्लस ma/k डायमेंशंस में तो ये आएगा ही नहीं। समझ में आया? अगर डायमेंशन में ये आएगा ही नहीं तो बचा क्या? देखो जरा, देखो अगर डायमेंशन में, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाता हूं पूरी इक्वेशन में कि भैया लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन, लेकिन राइट हैंड साइड में रूट के अंदर वाला मसाला तो डायमेंशन आएगा ही नहीं, वो तो डायमेंशन लेस हो गया। तो मेरे पास में डायमेंशन किसकी लिखेगी? क्या kx/ma की लिखी जाएगी? यस। तो यहां से मुझे पता चला फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी व्हाट डू वी फाइंड इज कि भैया बीटा की डायमेंशन इज इक्वल टू kx डिवाइडेड बाय ma की डायमेंशन। यस और नो? यस और नो? तो ये है k, ये है x, ये है m इंटू a। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या k की डायमेंशन और ma की डायमेंशन कैंसिल हो गई? और x की डायमेंशन L1 होती है? तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस अपन और करेंगे, उसके बाद में आज ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे पास में, अल्फा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी स्क्वायर इनटू साइन ऑफ बीटा इनटू टी स्क्वायर, वेयर F is equal to force, V is equal to velocity, T is equal to time। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ कैसे करोगे आप? चलो बेटा, ये बताओ क्या, पहले तो एक बार वापस लिखना पड़ेगा, है ना? थोड़ा ऐसे हमारा तरीका यही है, पहले एक बार वापस लिखो, है ना? नहीं तो लगता है कि नहीं यार आपने वहीं पे कर दिया। बेटा, क्या मैंने बताया था कि साइन के आर्गुमेंट्स एंगल होते हैं? एंगल होगा, यानी बीटा इंटू टी स्क्वायर कौन होगा? एंगल। अगर ये एंगल होगा तो ये डायमेंशनल लेस होगा। अगर ये डायमेंशनल लेस होगा तो क्या बीटा की डायमेंशन 1/t² की डायमेंशन होगी कि नहीं होगी? है ना? तभी तो मेरे पास में अल्फा और बीटा टी स्क्वायर जो होगा वो डायमेंशनल लेस होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये क्या हो गई? क्या ये टी की डायमेंशन की -2 हो गई क्या? तो ये हो गया t-2, ये हो गई बीटा की डायमेंशन। अच्छा, अब मुझे बताओ, गौर से सोच के बताओ, क्या ये पूरा का पूरा आइटम नंबर है क्या? साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? क्या सर? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 क्या? न्यूटन किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेकेंड में न्यूटन में कितना होता है? तो
नंबर है, तो ये नंबर हो गया। अगर ये नंबर हो गया तो मेरे पास में अल्फा की डायमेंशन वही होगी जो फोर्स पर हाँ क्या है बताओ। सर आंसर आ गया F- F2 L-2 T-4। चलो देखते हैं, वेरी गुड। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में M1, देखते हैं बेटा, है ना, मुझे तो निकाल के बताना पड़ेगा ना, मुझे तो ऐसे याद नहीं आता है। वेरी गुड। तो ये आ गया M1 और क्या T भी 2 आएगा, L-1। देखो जरा क्या अल्फा की वैल्यू भी आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। तो अल्फा आ गया ये वाला। अब अल्फा पता है और बीटा पता है, तो क्या अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर कर दोगे? तो ये आ गया M1 L-1 और T की पावर -4। यस, हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे को समझ में आया आप क्या पूछ रहे हो। बेटा हमसे जो पूछा गया है वो है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, तो अल्फा की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए। देखो हमसे जो पूछा है वो क्या है, वो है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि अल्फा की डायमेंशन निकाल लो, बीटा की डायमेंशन निकाल लो और बीटा की डायमेंशन का स्क्वायर कर दो। बीटा, हाँ हमें बीटा की जरूरत थी, हमें अल्फा की जरूरत थी, इसलिए हमने निकाली। हाँ जी बेटा। इसी के साथ में मैं ये अनाउंस करता हूं कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस अब अपनी तरफ से कंप्लीट हो गया है। लेट अस स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, और ये हमारा बेसिकली सेकंड चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स को मैं नहीं गिनता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी चैप्टर, ये तो सिर्फ अपन इंट्रोडक्टरी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। सेकंड चीज ये है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको, है ना, हैंडल कर लिया। आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज जो 11th के और 12th के जो अभी तक अननोन हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो सारे के सारे पढ़ लिए, समझ लिए, सीख लिए। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 जो है इसका हेडिंग है वेक्टर्स, ठीक है। अब ये वेक्टर कहां से आता है, इसके लिए मैं आप लोगों को चैप्टर 1 में ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या सबको याद है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? क्या होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज? Yes, any quantity. Yes, any quantity that can be measured in physics is a physical quantity. Any quantity that we deal in physics is a physical quantity. Any quantity that we handle or deal in while performing its analysis is a physical quantity. Any quantity that we are interested in, that we want to study, is a physical quantity. For example, if we want to study temperature, we are interested in electric current. We want to study, suppose, electric field. We want to study the speed of a particle, its velocity, acceleration, force, work, energy, momentum, angular momentum. All these are physical quantities. ये physical quantities जो होती हैं, ये दो तरह से क्लासीफाई होती हैं, और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था। ये दो तरह से क्लासीफाई होती है, ठीक है। तो ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ its origin. On the basis of its origin, this is the first classification. और जो second classification है वो है मेरे पास में on the basis of its direction. सर हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना? हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक समझे आप। on the basis of its direction, ठीक है। तो डायरेक्शन के बिहाफ पर और ओरिजिन के बिहाफ पर दो तरह से हम लोग जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्लासिफाई हो सकती हैं इन दो तरीकों से। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो इसको भी हम लोग दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को भी हम लोग दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसका एक और नाम है बेटा जी बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा है, यस बिल्कुल ठीक है। तो ये है डिराइव्ड, तो डिराइव्ड फिजिकल, DERIVED फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन है और फंडामेंटल कौन है? फंडामेंटल की क्या डेफिनेशन होती है मुझे बताइए, बताओ। हाँ राइट, एग्जांपल्स बताओ मुझे, क्या एग्जांपल है इसके? यस 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 ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया मेरे पास में लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और कौन बच गया? टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पकड़ के चलते हैं एसआई सिस्टम में, और मेरे पास में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये है मेरे पास में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी? रेडियन और स्टेरेडियन, है ना। तो ये है रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है। और ये होती है मेरे पास में एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एसआई सिस्टम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास बेटा जी कि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है मुझे बताओ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है ना, वर्क, स्पीड, पावर, प्रेशर, यस, एक्सेट्रा। अच्छा, टोटल फिजिक्स में खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी कि उनका एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। मैंने कहीं पढ़ा था कि तकरीबन 350 से 400 फिजिकल क्वांटिटीज हैं टोटल। हमारे सिलेबस में मोटा मोटी हम लोग 100 क्वांटिटीज को डील करते हैं। 100 में से 60-70 की डायमेंशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 60-70 क्वांटिटीज हैं टोटल जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। अराउंड 70 डायमेंशंस हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसका मतलब 70 to 80 वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे सिलेबस में आती है, उसमें से सिर्फ 7 फंडामेंटल हैं, बाकी सब की सब कैसी है? डिराइव्ड। अब क्वेश्चन ये आता है, चाहे फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड हो, कई बार फिजिक्स में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, डायरेक्शन को भी एसोसिएट करना पड़ता है। तो डायरेक्शन के बिहाफ पर भी हम लोगों को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो डायरेक्शन के बिहाफ पर भी हम लोगों को क्लासिफाई करना पड़ता है। वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डायरेक्शन के बिहाफ पर इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन सी वो 3 कैटेगरीज हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, पहला है मेरे पास में स्केलर, यस, दूसरा है मेरे पास में वेक्टर, ठीक है, और तीसरा जो है वो है टेंसर। ठीक है। अच्छा बेटा जी, ये चैप्टर 1 का पार्ट था, दिस वाज चैप्टर नंबर 1, और ये जो है ये मेरे पास में चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोग मेजरली इसकी बात करेंगे, बट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको स्केलर और टेंसर दोनों ही बता करके चलूंगा। अब स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं इनके फर्दर पार्ट्स बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहां पे क्या चीजें हैं। एक सेकंड के। अच्छा, कुछ चीजें आपको दिखाई देगी, कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मेरा सर बीच में आ जाएगा और मेरे लिए मेरा सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हटा नहीं सकता मैं इसको यहाँ से। ठीक है। तो स्केलर पर आते हैं। चलो, अब स्केलर किसको कहते हैं? स्केलर वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो मेरे पास में ओनली
मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक होता है और एक होती है यूनिट्स। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है यूनिट्स। तो स्केलर्स जो होते हैं वो स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, नो डायरेक्शन, इनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन होने का चांस ही नहीं होता है। एक डायरेक्शन के बेसिस, हाँ, तो डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, बस यही तो है बेसिस, है ना। कोई भी चीज का बेसिस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरेक्शन के बिहाफ पर अगर कैटेगराइज करना है तो या तो डायरेक्शन है, ये एक तरीका है, या फिर डायरेक्शन नहीं है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। एक हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल केस की, और स्पेशल केस जो है इसका, उसे हम लोग कहते हैं रेशियो। रेशियो जो होता है इसकी यूनिट्स नहीं होती है, रेशियो जनरली यूनिट लेस होते हैं, मोस्टली रेशियो यूनिट लेस होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, नंबर्स, ठीक है। तो जो भी रेशियो होता है, जनरली रेशियो हम उसको कहते हैं, जनरली हम लोग रेशियो उसको कहते हैं जिसमें ऊपर वाली और नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। जब न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाता है, तो ऐसी क्वांटिटीज को ही हम लोग जो है वो रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो रेशियो हो गया। अच्छा, अब वेक्टर होने के लिए क्या होगा? देखो, मैग्नीट्यूड में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट्स। वेक्टर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए मस्ट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वेक्टर उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर तीन चीजें होती है। पहली चीज, एक मैग्नीट्यूड होना अति आवश्यक है, दूसरा डायरेक्शन होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करें। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, गौर से सुनना, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर भी हो। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही हो या वेक्टर हो ही, है ना। वो वेक्टर हो भी सकता है और वो वेक्टर नहीं भी हो सकता। इसका मतलब वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा एक चीज है जो मोस्ट कंपलसरी है, और वो है इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या कंडीशन है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसको फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। टेंसर क्या होता है? टेंसर एक ऐसी चीज है जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो पहली चीज तो मैं आपको यहां पे ये बता देता हूं कि ये वाला सेक्शन, ये वाली ब्रांच अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो टेंसर इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है, नॉट इन नीट। तो नीट के सिलेबस में टेंसर नहीं है। अच्छा, अगर नीट के सिलेबस में टेंसर नहीं है तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी रहे कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, बस इसलिए, और इसका कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, तो ये होते क्या है उसको भी मैं समझ लेता हूं, और इसको मैं रेड कलर से लिखूंगा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां लिखने वाला हूं। पहली चीज तो यह है कि इनकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, वेरी वीक। अरे यार, वीक की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, वेरी वीक सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। अब ये वीक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है? क्या है ये वीक सेंस ऑफ डायरेक्शन? इसको भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट यहां आता है वो ये है, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स
मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ एक्सिस। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ एक्सिस, यानी कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ जाएं, जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ जाएं। एक तो तरीका ये है। दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास में कि जिनके अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन हो वो अनक्लियर हो, सेंस ऑफ डायरेक्शन हो और वो अनक्लियर हो, या फिर सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत वीक हो, या फिर आप डेफिनेटली नहीं बता पाओ कि नहीं डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन ऐसा लग रहा हो जैसे कि डायरेक्शन है, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर बहुत कमजोर है तो उन क्वांटिटीज को भी टेंसर कहते हैं। हमारे सिलेबस में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेंसर की तरह आ जाती है ना, तो उसको हम लोग स्केलर ही मानते हैं। हम लोग इसको कैसे करते हैं, स्केलर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज आर ट्रीटेड एज स्केलर्स। ठीक है, सर ये टेबल मस्ट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताना। मैं बेटा अभी नहीं बताऊंगा, इस चैप्टर में जब मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है ना। अभी आप ये सोचिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कुछ है, अब वो क्या है वो अभी थोड़ा सा एक ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं। लेट अस नॉट डू इट राइट नाउ। पैरेललोग्राम एक लॉ होता है, उस लॉ को पढ़ने के बाद, वो जल्दी आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उस लॉ को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब जो है वो वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस चैप्टर में हमें ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में तीन चीजें हैं, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, टेंसर क्या होती है। पहला काम मैं करने वाला हूं, इन तीनों के एग्जाम्पल देने वाला हूं। फिर स्केलर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि स्केलर तो आप लोग जानते हो, है ना, स्केलर तो आपने बहुत सारी पढ़ी है। वेक्टर के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पूरे चैप्टर में ही वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो मैं जो पहला टॉपिक याद लूंगा वो है टेंसर। मैं ये बताऊंगा कि टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में हम लोग वेक्टर्स पे आ जाएंगे। तो इनको पढ़ने का जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, पहले हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, आज अपन उतना ही कर पाएंगे। उसके बाद में स्केलर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर और टेंसर में से हम लोग पहले ये पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में ये पढ़ने वाले हैं। हम लोग टेंसर से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, है ना। जब आपको मैं टेंसर बता दूंगा और आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि अच्छा टेंसर इसको बोलते हैं और आएगा तो हमको ऐसे हैंडल करना है, तो वो आप जब सीख जाओगे देन वी विल जंप ऑन टू द वेक्टर्स वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड दो चीजों को कहते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मैंने उसमें प्लस लिखा है लेकिन ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक ही यूनिट। ठीक है, मैं इसको जाकर के ठीक कर देता हूं। मैंने यहाँ पे जो प्लस लिखा है आप उसको प्लस और माइनस लिटरल सेंस में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, एंड नेक्स्ट। अच्छा, अब जैसे मैंने लिख दिया कि भाई कोई भी फोर्स है, वो फोर्स है 3 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, ये उसका यूनिट है और 3 क्या है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। अगर मैंने लिख दिया टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 4s क्या हो जाएगा, यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही इजी। अब हम लोग आते हैं बेसिकली कि हमें आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्केलर्स के एग्जाम्पल्स, दूसरा हम लोग लिखेंगे वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स, और तीसरा हम लोग लिखेंगे टेंसर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, टेंसर के एग्जाम्पल्स। तो टेंसर के, स्केलर्स के और वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। तो स्केलर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होता है, जरा देखो, ये है डिस्टेंस। ठीक है, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क में डायरेक्शन नहीं होती है ना, एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था पहले।
ठीक है, और वेक्टर्स में क्या आएगा, अच्छा स्पीड, ठीक है, हाँ फोर्स में डायरेक्शन होती है ना बेटा, तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर में वेक्टर का एग्जांपल क्या आएगा जरा बताओ। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा वेलोसिटी से। मोमेंटम। हाँ अरे वाह, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्स, यस अरे वाह, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसके बाद में ये बताओ मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, पी वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। हाँ वो कैपिटल और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और जनरली स्मॉल से लिखते हैं। टेंशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चलो तो ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इम्पल्स, तो बहुत सारे हैं, कहने का मतलब बहुत सारे। इम्पल्स का सिंबल क्या होता है, फ्रिक्शन, बहुत सारे, 400 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मुझे लगता है कुछ ऊपर वाले में होंगे, 20-25 आप ऊपर बता दोगे, 20-25 नीचे बता दोगे, हमको सारे नहीं लिखना, हमें सिर्फ एग्जांपल्स लिखना है। टेंसर के एग्जांपल्स कौन बता सकता है। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मींस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और आप जो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ें, उसमें मैंने ये करवा रखा है। टेंसर जो होता है, टेंसर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे देता हूं। बेसिकली प्रेशर, कैपिटल पी, ठीक है, करंट, करंट को अपन स्मॉल आई लिखेंगे, ठीक है, हाँ, और हम लोग लिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन नहीं होता बेटा, टेंसर में डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो कहीं पर स्पेसिफिक नहीं होती है, कहीं पर वीक होती है और कहीं पर मैग्नीट्यूड बदल जाता है, तो उसके साथ में समस्याएं ज्यादा है, इसलिए उसको अपन वेक्टर में नहीं लिखते हैं, है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से भी लिखते हैं, हाँ, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिख दिया बेटा, लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है हमारे। बेटा ये जो चीजें हैं ये आप नोट करिए, टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, और मैं टेंसर डिटेल से एक पूरा क्लास बताने वाला हूं, अगली पूरी क्लास इसी पर है, इसलिए आप चिंता मत करो। कोई भी चीज अगर आज छूटेगी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कल छूटेगी वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको जो मैं कह रहा हूं वो आप हमेशा याद रखेंगे, वो ये है कि अगर नीट का पेपर देते समय अगर कहीं पर भी टेंसर वर्ड नहीं है तो आप टेंसर को हमेशा स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो टेंसर जो होता है, टू बी ट्रीटेड as scalars as far as NEET is concerned। तो हमारे लिए तो सिर्फ दो ही कैटेगरी बची, कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर्स, बस। टेंसर का तो मामला ही हट गया, टेंसर हमारे सिलेबस में होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम स्केलर मानेंगे, यानी टेंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्केलर्स। तो हमारे सिलेबस में टेंसर का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी मैं आपको टेंसर सेपरेटली पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो कौन सी चीजें होती है जो आपको वेक्टर या फिर स्केलर में जाने से रोकती है और अलग कैटेगरी टेंसर में डाल देती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये सारी चीजें पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट क्लास में, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं टेंसर खत्म करूंगा और मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा। क्या डाउट है बेटा, बताओ। कोई कुछ पूछ रहा था, डाउट पूछ रहा था कोई स्टूडेंट? चलो, तो इसी के साथ में, हाँ पूछिए। सर ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया
इनर्शिया के बाद क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में लिखा है स्ट्रेस, STRESS, ये R लिखा है बेटा, ठीक है। मेरा R जो है वो कई बार ऐसे मतलब उसमें शार्प कॉर्नर्स मिसिंग होते हैं मेरा R डिस्गाइज में लिखता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ। तो ठीक है, कल सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार पढ़ के आएंगे, और नहीं पढ़ के आएंगे तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे ना। हैव अ नाइस डे, बाय।